चलिए तो वेलकम आप लोगों का। और हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले वो है आपका मर्केंटलिस्ट व्यू ऑन ट्रेड। तो जब भी आप ट्रेड थ्योरी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मर्केंटलिस्ट व्यू को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी ये जो आपके मर्केंटलिस्ट के जो थ्योरीज़ हैं वो गायब नहीं हुए हैं। इनका प्रेजेंस अभी भी आपको दिखेगा। इस पे बाद में आएंगे, बट पहले हम लोग कोर थ्योरी पे चलते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स as an organized science can be said to have originated with the publication of 1776 The Wealth of Nation by Adam Smith. However, the writing on international trade preceded this date in countries such as England, Spain, फ्रांस, पुर्तगाल एंड नीदरलैंड। तो आप लोगों को पता भी होगा कि यही सारी कंट्रीज़ है जो अदर कॉलोनीज़ बनाई थी। रीज़न यही है कि इन लोगों के जो थॉट प्रोसेस थे वो मर्केंटलिस्ट व्यू थे। ठीक है, as they developed into modern nation state, ठीक है, especially during the 17th and the 18th century, a group of men, that is merchants, bankers, government officials and even philosophers wrote essays and pamphlets on international trade that advocated on economic philosophy known as mercantilism। ठीक है, तो अब हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि मर्केंटलिज्म पे बहुत लिखा जा रहा है। भाई क्या लिखा जा रहा है? ब्रीफली, द मर्केंटलिज्म मेंटेन्ड दैट द वे फॉर अ नेशन टू बिकम रिच एंड पावरफुल वाज टू एक्सपोर्ट मोर देन टू इम्पोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया इन्होंने। ठीक है, ये कोर है, सुपरस्टार रीज़न है कि इन्होंने जो बताया। ठीक है, द रिजल्टिंग एक्सपोर्ट सरप्लस वुड देन बी सेटल्ड by an inflow of bullions। तो inflow of bullions or precious metals, primarily gold and silver। the more gold and silver of a nation had, the richer and more powerful it was। तो ये आपका किसने किसने दिया थ्योरी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मर्चेंट्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड फिलोसोफर्स ने भी। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि दस गवर्नमेंट हैड टू डू ऑल इन इट्स पावर टू स्टिमुलेट द नेशंस एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज एंड रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स, पार्टिकुलरली द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी कंजम्पशन गुड्स। बहुत ही सिंपल है। However, since all nations could not simultaneously have export surplus and amount of gold and silver was fixed at any particular point of time, one nation could gain only at the expense of other nation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसको हम देखते हैं, अभी बताते हैं ये क्या है। द मर्केंटलिस्ट दस प्रीज्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि बेसिकली जो इनकी फिलॉसफी थी मर्केंटलिज्म की, वो क्या करते थे? वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते थे, यानी कि अपने नेशन के बारे में सोचो, एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, बुलियंस आएगा, आप क्या होंगे? पावरफुल होंगे। बिलीविंग as they did that national interests were basically in conflict। अब ये इंपॉर्टेंट है। द मर्केंटलिस्ट thus preached इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बिलीविंग as they did that nations interests were basically in conflict। अब सवाल है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखिए अभी हम लोगों को क्या देखना था। ठीक है, वो ये कि यहाँ जो बात कर रहा है कि वन नेशन कुड गेन ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम। क्या कहते हैं? जीरो सम गेम। जीरो सम गेम जैसे शेयर मार्केट में भी आपका होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए कंट्री अगर है, उसको अगर 10 गोल्ड ये गेन कर रहा है तो ये एट द एक्सपेंस ऑफ बी होगा, बी को नुकसान हो रहा होगा तभी हो सकता है, यानी अल्टीमेटली नेट इम्पैक्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है? ये जीरो सम गेम है। ऐसा नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिज्म कि ए और बी दोनों को फ़ायदा हो। तो इसका क्या है कि हमेशा ये क्या चाहेगा कि भाई एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, ताकि हमारे पास बुलियंस ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ठीक, चलिए अब आते हैं और देखते हैं कि और इनकी जो है वो कंसेप्ट्स क्या थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नोट दैट मर्केंटलिज्म मेजर
द वेल्थ ऑफ नेशन बाय द स्टॉक ऑफ प्रीसियस मेटल्स परचेस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया, ठीक है, कि आप मेटल्स क्या परचेज करते हैं उससे आपका वेल्थ ऑफ नेशन डिफाइन होता है, जो कि बाद में जब एडम स्मिथ आएंगे तो वो इस चीज़ को मना करेंगे। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टुडे वी मेजर वेल्थ ऑफ नेशन बाय स्टॉक ऑफ ह्यूमन, मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी बहुत अच्छा बात कहा है। क्या कहा है कि अभी हम लोगों को अगर वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाए तो वेल्थ ऑफ नेशन अभी के टाइम में है स्टॉक ऑफ ह्यूमन, इंसान कितने हैं, और मैन मेड और नेचुरल रिसोर्स कितना अवेलेबल है कंट्री के पास फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न कि आपके पास बुलियंस कितने हैं, है ना। लेकिन मर्केंटिस्ट का बिलीव ये था कि आपके पास गोल्ड ज़्यादा हैं तो आप क्या हैं, आपका नेशन स्ट्रांग है, ठीक है। उसके भी रीजंस थे, खैर चलिए आगे आते हैं। फिर क्या करा है, द ग्रेटर द स्टॉक ऑफ यूजफुल रिसोर्स द ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द नेशन। ये अभी की बात कर रहा है, ठीक है। At a more sophisticated level of analysis, there were more rational reasons for the mercantilist desire for accumulation of precious metal. ठीक है, this can be understood if it is remembered that mercantilists were writing primarily for rulers, ठीक है, to enhance nation power, नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए ये सब लिखा जा रहा था, ठीक है। तो उनका लॉजिक क्या था कि विद मोर गोल्ड रूरल्स कुड मेंटेन अ लार्ज एंड बेटर आर्मीज एंड कंसोलिडेट देयर पावर एट होम, इम्प्रूव्ड आर्मीज एंड नेवीज ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्वायर मोर कॉलोनीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, उसका लॉजिक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए और क्या रीज़न है, तो देखिए, इन एडिशन मोर गोल्ड मीन्स मोर मनी दैट इज इन सर्कुलेशन एंड ग्रेटर बिजनेस एक्टिविटी। तो ये भी दूसरा एक आपका रीज़न हो गया इनके अकॉर्डिंग। फर्दर बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, ठीक है, फर्दर बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट द गवर्नमेंट वुड स्टिमुलेट नेशनल्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, इम्पोर्ट को रोकेंगे तो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर से इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफली खुद देख लेते हैं पेन से, क्या कह रहा है यहाँ पे। सबसे पहला कह रहा है कि सबसे पहले तो रूलर्स के बारे में लिखा जा रहा था, रूलर्स के टाइम पे। दूसरा इनका लॉजिक था कि भाई आपको अगर आर्मीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है तो गोल्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मोर गोल्ड का मतलब मोर मनी इन सर्कुलेशन एंड बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। सो मोर मनी इम्प्लाइज व्हाट, मोर मनी इम्प्लाइज ग्रेटर बिजनेस एक्टिविटीज़, ग्रेटर बिजनेस एक्टिविटीज़। और लास्ट जो है आप ये देखिए कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करवा रहे हैं, इंपोर्ट कम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसका रीज़न था मर्केंटलिस्ट का, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये थ्योरी दी। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है इन एनी इवेंट मर्केंटलिस्ट एडवोकेटेड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। अब उसने तो फ़ायदे गिना दिए, लेकिन कैसे आपको एक्सपोर्ट अगर क्या कहता है बढ़ाना है, अपना इंपोर्ट घटाना है तो कैसे। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रीज्ड इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन बिकॉज दे बिलीव दैट नेशन कुड गेन इन ट्रेड ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। यानी उनको भी पता था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है कि ट्रेड वाज अ जीरो सम गेम। तो उनका सिंपल कहना था कि भाई राजा को कहो कि आप स्ट्रिक्ट रहो, गवर्नमेंट कंट्रोल हर चीज़ पे करे, ठीक है, और इससे ही आपका जो है गेन होगा और दूसरे कंट्री का लॉस होगा। और कॉलोनी बनाने का भी इन्होंने ही सजेस्ट किया, ठीक है, जिस वजह से ही आपका ब्रिटिश और जो भी स्पेन तो हाँ मतलब वो आकर के इंडिया में भी कब्जा किया, ताकि उसको क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मिल रहा था। याद ही होगा आपको अगर बेसिक हिस्ट्री भी आप लोगों ने पढ़ा है तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है आगे, देखिए क्या कह रहा है। These views are important for two reasons. First, the ideas of Adam Smith, David Ricardo, and other classical economists can be best understood if they are regarded as restrictions to mercantilist view on trade and on the role of government.
तो जो बाद में आपकी थेरीज आती हैं एडम स्मिथ की, डेविड रिकार्डो की, और जो भी मतलब एचओ मॉडल है या आपका हेबर्लर का है, तो वो तो फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। तो इनको समझना ज़रूरी है कि इनकी मेंटेलिटी क्या थी और क्यों ऐसा वो कर रहे थे। ठीक है, तो पहला क्या है कि दीज व्यूज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन। फर्स्ट, द आइडियाज़ ऑफ एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड other classical economists can best be understood if they are regarded as restrictions to mercantilist view on trade and on the role of government. Second जो है, इन्होंने क्या कहा कि today there seems to be a resurgence of neo-nationalism, neo-mercantilism as nations plagued by high level of unemployment seek to restrict import in effort to stimulate domestic production and employment. देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें लग रहा है कि मर्केंटलिज्म सबसे पुराना ट्रेड थेरी है जो कि ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल नहीं। अभी भी आपका न्यो, ठीक है, मर्केंटिज्म जिंदा है। जैसे आपने सुना होगा चाइना यूएसए का ट्रेड वॉर, ठीक है, ये 2 साल पहले ट्रम्प के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इनफैक्ट अभी भी चाइना जो है अपना करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करके रखती है ताकि उसको कम्पिटिटिव एज मिले और वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाए। और जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया भी, हम लोग कोशिश करते हैं कि इंपोर्ट कम से कम हो, अनलेस अनटिल वो कमोडिटीज़ नेसेसरी हो, जैसा पेट्रोलियम या कुछ भी। हम लोग गोल्ड पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि नहीं हो, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं। तो कहीं ना कहीं वो मार्केटलिस्ट व्यू ही है। और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब भी हम लोग एक्चुअली, आप सोचिए, तो मर्केंटलिज्म व्यू पे ही चल रहे थे जवाहरलाल नेहरू जब थे, कि हमें इंपोर्ट कम करना है और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है ना। तो आपकी कोई भी इंडस्ट्री बाहर से कॉम्पीट नहीं कर पाएगी स्टार्टिंग में, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे। तब अभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो कैसे बनती है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो है मर्केंटलिज्म का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और ना ख़त्म होगा। ठीक है, भले ही आपका ट्रेड थ्योरी और सब कुछ चल रहा है, बट फिर भी ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो क्या कह रहा है, फिर से सुनते हैं जिस चीज़ को। सो दीज व्यूज़ आर, देखो, फर्स्ट द आइडिया ऑफ एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इफ दे आर रिगार्डेड एज रिस्ट्रिक्शन टू द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑन ट्रेड एंड ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट. Secondly, today there seems to be resurgence of neo-mercantilism. Nations plagued by high level of unemployment seek to restrict import in effort to stimulate domestic production and employment. ठीक है, चलिए, तो इसका जो है वो हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि aside from England during the period 1815 to 1914, ठीक है, no western nations have ever been completely free of mercantilist idea. रीज़न क्या है इंग्लैंड का फ्री ट्रेड का? क्योंकि उनके पास कॉलोनी बहुत ज़्यादा थी, तो वो ये चाहेगा ही कि ट्रेड ज़्यादा हो, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए डेस्टिनेशन चाहिए। तो ये मर्केंटलिस्ट व्यू को कैसे छोड़ेगा? इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लैंड के अलावा बाकी जितने भी नेशंस थे, ठीक है, सब ये एडवोकेट कर रहे थे कि भाई मर्केंटलिज्म को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड जो है वो फ्री ट्रेड में जा रहा था। ठीक, चलिए, तो ये केस स्टडी है, मर्केंटलिज्म इज़ अलाइव एंड वेल इन 21st सेंचुरी। ठीक है, इस पे भी हम देखेंगे बाद में। चलिए, ओके, तो ये तो हो गया आपका। अब आगे एडम स्मिथ का है ना, तो एडम स्मिथ का तो हम लोग को बाद में करना है। तो चलिए इसी को थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, केस स्टडी ही कर लेते हैं। ठीक है, केस स्टडी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला केस स्टडी है आपका, वो है थॉमस मून। ठीक है, सो थॉमस मून वाज परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ द मर्केंटिलिस्ट राइटर एंड हिज England's treasure by foreign trade was the outstanding exposition of mercantilist thought on trade. Indeed, Adam Smith's attacks on mercantilist view on trade were directed primarily at Moon. यानी कि जो बाद में एडम स्मिथ आएंगे और जो क्रिटिसाइज़ करेंगे वो किसको?
मर्केंटलिस्ट को, तो बेसिकली वो मर्केंटलिस्ट को नहीं बल्कि मून को ही, थॉमस मून को ही क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, ठीक है, फ्रॉम मून्स राइटिंग। क्या है, क्या कह रहे हैं मून साहब, देखिए, ऑल्दो ए किंगडम मे बी इनरिच्ड बाय गिफ्ट्स रिसीव्ड और बाय परचेज टेकन फ्रॉम अदर नेशंस, yet there are things uncertain and of small consideration when they happens. The ordinary means therefore to increase our wealth or treasure is by foreign trade, wherein we must observe this rule to sell more to strangers yearly than we consume of theirs in value. कितना अच्छा बात कहा ये। For that part of our stock, that is export, which is not returned to us in wares, that is import, must necessarily be bought home in ट्रीजर बुलियन। मतलब सिंपल कहा कि हमको कोशिश करना चाहिए एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, और जो इंपोर्ट हम कम करेंगे उसके बदले हमारे पास क्या आएगा, ट्रीजर आएगा, दैट इज बुलियन, ठीक है। वी मे डिमिनिश आवर इंपोर्टेशन, ठीक है, इफ वी वुड soberly refrain from excessive consumption of foreign wares in our diets and raiments, dresses, यानी कि बाहर से कुछ नहीं खरीदना है, ठीक है। In exportation we must not only regard our superfluities but also we must consider our neighbors' necessities, that so we may gain of the manufacture as we can and also endeavor to sell them to dear, यानी कि बेचने के लिए कह रहा है कि हमको नेबर का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको क्या ज़रूरत है, कितना स्मार्ट है ये, ठीक है। सो फार फोर्थ एज हाई प्राइस कॉज नोट अ लेस वेंट इन क्वांटिटी ऑफ आवर एक्सपर्ट बट द सुपरियरिटी द सुपरफ्लुइटी ऑफ आवर कमोडिटीज with strangers use and may also have the same from other nations or may abate their bent by the use of some such like wares from other places, and with little inconvenience we must in this case strive to sell as cheap as possible we can rather than to lose the utterance the sale of such wares। देख रहे हैं पूरा का पूरा ध्यान किस पे है बताइए, इनका ध्यान है एक्सपोर्ट पे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ आपको याद रखना, वो याद रखना ये कि थॉमस मुनरो इंग्लैंड्स, थॉमस मून नॉट मुनरो, ठीक है, इंग्लैंड्स ट्रीजर बाय फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए अब केस स्टडी 2 पढ़ते हैं कि मर्केंटलिज्म क्या ख़त्म हो चुका है। तो बिल्कुल नहीं, मैंने पहले भी बताया बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ऑल द मोस्ट नेशंस क्लेम टू बी इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड, मोस्ट ऑफ देम कंटिन्यू टू इम्पोज मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो आपने पता ही है आपको, इंडिया भी रखता है। मोस्ट इंडस्ट्रियल नेशंस रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल commodities, textiles, shoes, steel and many other products in order to protect domestic employment, ठीक है। They also provide subsidies, तो देखो they also provide subsidies to some of their high-tech industries such as computer and telecommunications deemed essential for international competitiveness of the nation and its future growth, ठीक है। Developing countries are even more productive of domestic इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लेकर के जो है वो तो डेवलपिंग नेशन और सीरियस होता है। एज सम फॉर्म ऑफ ओवर प्रोटेक्शन सच एज टैरिफ एंड कोटा, ठीक है, ऑन सम प्रोडक्ट हैव बीन रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड ओवर द ईयर्स थ्रू मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, इन WTO में जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। other less explicit types of protection such as tax benefit and research and development subsidies have been increased. This is evidenced from by the numerous trade dispute that have arisen over time. चलिए during the past few years there have been dispute between, देखिए किसके बीच आपका dispute है, between United States and the European Union, ठीक है, on the latest provision on US beef export from cattle raised with hormones, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि EU को प्रॉब्लम होगा। ऑन द EU प्रेफरेंस ऑफ बनाना, ठीक है, इम्पोर्ट फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ बनाना फ्रॉम सेंट्रल अमेरिकन प्लांटेशन ऑन बाय अमेरिका बिजनेस, ठीक है।
ऑन, तो ये बहुत सारे जो है केसेस हैं, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक आगे आइए, ठीक है, ऑन द टैक्स रिबेट दैट यूएस गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग सम एक्सपोर्टर्स एंड ऑन यूएस टैरिफ इम्पोर्टेड ऑन स्टील। तो इम्पोर्ट में जो है आपका क्या कहता है, स्टील के इम्पोर्ट में टैरिफ यूएस यूज़ कर रहा है ताकि ऐसा ना हो, ठीक है। एंड सिमिलरली मेनी अदर ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज and developing countries, and among these countries with one another. Indeed, the list protected product is long and varied. Trade restrictions are demanded to protect domestic jobs from foreign competition and to increase domestic high-tech industries. All classic mercantilist argument, mercantilism although declining is still alive and in 20th century, ठीक है, एंड इन 21st सेंचुरी। चलिए, तो ये तो हो गया आपका मर्केंटलिज्म। इसका क्रिटिसिज्म हम देखेंगे एडम स्मिथ वाले नेक्स्ट पार्ट में, अगर उसमें रहा तो, अदरवाइज मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।